हाँ देखो, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो अपना नेक्स्ट टॉपिक अब आने जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी के नाम से इसको बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर हम इसकी चर्चा करें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपने पास क्या होता है, तो बेटे केटीजी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता है रिगार्डिंग आइडियल गैस, जो आइडियल गैस हमारे पास फॉलो करता है, बट इसके कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो रियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी तक आप लोगों ने जो स्टडी किया वो पढ़ा है आइडियल गैस। क्या पढ़ा? मतलब ऐसी गैसेस को स्टडी कर रहे हैं जो हर कंडीशन में बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करे और चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करे। तो सबसे पहले तो यही हेडिंग लिखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ आपको, वो पॉइंट्स लिख लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बोले? चलिए पहला पॉइंट लिखिए, गैस इज मेड अप ऑफ tiny particles. Gas is made up of tiny particles called molecules. गैस जो है बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनता है। हर एक पार्टिकल का अपन ने नाम क्या दे रखा है? मॉलिक्यूल नाम दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल गैस are identical in size, shape as well as molecule of a single gas are identical in size, shape as well as in mass, but different from molecule of another gas, मतलब सेम गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे, सेम गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, और डिफरेंट गैस के डिफरेंट होंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी on gas molecule is negligible due to their very small mass, मतलब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि इसका मास क्या है? वेरी लो। क्या है बेटा? वेरी लो। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब गैस के एक पार्टिकल पे आप बताओ कहाँ इफेक्ट लगता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल O2 गैस है, आपने छोड़ दिया तो क्या वो ग्रेविटी की वजह से सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं ना? क्यों? क्योंकि उसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बात समझ में आ रही है? तो वो तो पार्टिकल्स के साथ ऐसे घूमते रहते गैस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट रेस्ट but possess rapid random motion in straight line in all direction स्ट्रेट लाइन मतलब देखो ऐसा होता है, इन ऑल डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल ये नहीं कि एक पार्टिकल जैसे ये जा रहा है, ठीक है, तो वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब अगर उसको कोई दूसरा पार्टिकल मिला
मतलब वो खुद से तो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा वो टकरा करके कहीं और जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे चल ही रहा था, आपने इतना सा पाथ ड्रॉ कर पाया उसका, अगर उसको ऊपर से कोई पार्टिकल मिल गया तो उसने अपना डायरेक्शन इधर कर लिया, पर वो जा ऐसे ही रहा, वो ऐसे से नहीं जाएगा, वो कैसे जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में। अब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब जैसे ये बोर्ड तो अपने पास 2D है, वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लाइक दिस। वो जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अगर दूसरा पार्टिकल टकराएगा तो फिर वो कहीं के कहीं निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर रेस्ट पर रह ही रहा होता गैस पार्टिकल तो सब जगह एक जगह कलेक्ट नहीं हो जाते, वो सरफेस पे बैठ जाते। अगर रेस्ट पे कोई मोशन में, तो मोशन में आपस में वो क्या हो जाएगा, दूसरे को भी मोशन में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैले हुए हैं ना चारों तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग देयर मोशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ड्यूरिंग देयर मोशन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस collide with wall, molecule of the gas collide with wall of the container during their motion. Molecule of the gas collide with wall of the container, and the collision are considered to be perfectly elastic. perfectly elastic मतलब एनर्जी और मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, कोलिजन जिसमें मोमेंटम और एनर्जी आप लोगों ने कंजर्व किया होगा। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक वाला तो पढ़ लिया होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इनके टकराने में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक वाले। अभी नहीं पढ़ा? चलो देखो, अभी ये दो टर्म आपके फिजिक्स के अंदर आएंगे, जिसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और अगर ये कोलिजन हुआ परफेक्टली इलास्टिक, कैसा हुआ, तो उस केस में आप ये कहोगे परफेक्टली इलास्टिक के केस में कि तब हमारे पास इसका मोमेंटम और एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम एंड एनर्जी विल बी सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? यानी हमारे पास 5th पॉइंट जो आया वो ये डिनोट कर रहा है कि इनका जो कोलिजन हो रहा है वो कैसे नेचर का है, परफेक्टली इलास्टिक नेचर का। मैं शॉर्ट पॉइंट लिखते चल रहा हूँ बोर्ड पे, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इलास्टिक मतलब हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी, देखो दो होता है ना, इलास्टिक मतलब किसी चीज का अपने आप में लेंथ चेंज करने की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो लेंथ चेंज नहीं करा। ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराए तो उसने अपने आप का लेंथ चेंज नहीं किया। जैसे कोई भी इलास्टिक, नहीं इलास्टिक ये वाला, समझे, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब चेंज नहीं कर रहा अपने आप का, शेप साइज चेंज नहीं कर रहा ड्यूरिंग द कोलिजन। अरे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं होते जो परफेक्टली हमारे पास इलास्टिक हो, मतलब वो अपने आप का शेप साइज चेंज नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस मार्कर को इस मार्कर के साथ टकराया, क्या होगा, शेप साइज चेंज हो जाएगा। ये कोलिजन कैसा है मुझे तो ये बताओ, क्या इसमें आपको ये लग रहा है मार्कर एकदम से बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया? तो यही तो परफेक्टली इलास्टिक था। इलास्टिक वर्ड का मतलब तो फ्लेक्सिबल, वही तो कह रहे, वही तो परफेक्टली इलास्टिक में हमारे पास मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगा, साइज शेप चेंज नहीं होगा। दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर डेवलप्ड बाय द गैस, pressure developed by the gas, pressure developed by the gas due to this collision, due to this collisions, due to this collision, मतलब जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये कोलिजन्स की वजह से डेवलप होता है, ठीक है। ये कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद कंटेनर पे बार बार टकराएंगे, जिस वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
पॉइंट नंबर 7 आ रहा होगा ये। Yes, sir. लिखो इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल depends only upon absolute temperature, depends only upon absolute temperature, depends only upon absolute temperature। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर ये अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हो, कोई v1 से, कोई v2 से, कोई v3 से, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी में भी सेम, में भी डिफरेंट, इट डिपेंड्स वहाँ पे कोलिजन कब हुआ, किसका, उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हर एक की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, अगर आप उसका मास मान लो, तो अगर आप उसका क्या मान लो, तो हर एक की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब सभी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकाल लो, क्या निकाल लो, तो वो पूरी गैस का एवरेज आ गया। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पूरे गैस की, यानी वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। किस पे? Temperature. अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये बात आप लोगों ने पहले भी सुन रखी है कि अगर टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि वहां पर रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ेगा, वेलोसिटी आई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तो temperature is directly proportional to kinetic. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या फर्क है? अच्छा अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पे थोड़ी डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर। मतलब जैसे अगर तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो तुम एकदम से दौड़ लगाने लगोगे, पूरे माहौल का टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, केवल तुम्हारी बॉडी का चेंज होगा और किसी का नहीं होगा। उस बॉडी का, सिस्टम का थोड़ी ना हो जाएगा। जिस सिस्टम में आप हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही होगा ना, बस, क्योंकि आपने वर्क कर दिया और कुछ नहीं किया। तो अगर अपन ये बोल देंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, इट मींस अब तो फिर हम जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेगी तो सबसे कहेंगे दौड़ने लगो, टेम्परेचर कम हो जाएगा, केवल उस बॉडी का होगा, सबका थोड़ी ना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम occupied by gas molecule is negligible in comparison to volume of container, is in comparison to volume of container। ठीक है, मतलब अपन ये मान के चलते हैं पॉइंट नंबर 8 में, ध्यान से सुनना, कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, किसका, मॉलिक्यूल का, ठीक है, वो बहुत 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 छोटा है, किसके कंपैरेटिवली, कंटेनर के कंपैरेटिवली। दैट्स व्हाई इसका वॉल्यूम अपन क्या मान के चलेंगे, 0। एक पार्टिकल की अगर बात की जाए तो उसका वॉल्यूम क्या है, ऑलमोस्ट, किसके कंपैरेटिवली, उस कंटेनर में जिसमें वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ बेटा, गैस का भी 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 10 to the power 23 खड़े कर दोगे तो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, आप खड़े, आपका वॉल्यूम अर्थ के कंपैरेटिवली, अगर सारे के सारे इंसानों को खड़ा कर दें कुछ ना कुछ वॉल्यूम आएगा। बस ये बात हो रही है। कंटेनर के अंदर जब एक पार्टिकल पड़ा, एक डॉट, उसके कंपैरेटिवली 0। ये कब है, जब आइडियल गैस की बात हो रही है। रियल गैस में ऐसा नहीं होता। आइडियल गैस में अगर एक पार्टिकल का वॉल्यूम है तो वो ऑलमोस्ट क्या मान लिया, 0 मान लिया, क्योंकि उसका वॉल्यूम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत छोटा हो गया पूरे कंटेनर के कंपैरेटिवली। बट जब आइडियल गैस होगा तो अपन चेंज कर देंगे इसको, फिर अपन बोलेंगे इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तभी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, तभी तो वो क्या, नहीं, ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। जब रियल गैस को स्टडी करेंगे तो अपन कह देंगे पॉइंट नंबर 8 इज नॉट वैलिड, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम मान लेंगे, जिस वजह से अभी अपन क्या करते हैं कि एक पार्टिकल का कोई वॉल्यूम मानते नहीं है, PV इक्वल टू बार बार nRT लगा रहे होते, वॉल्यूम किसका ले रहे थे, अभी कंटेनर का, कंटेनर का ही तो ले रहे थे। पर अगर हम लोग एक एक पार्टिकल का वॉल्यूम को मानने लगेंगे तब फिर हमारे पास कंटेनर का वॉल्यूम ना लेके गैस का कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लेंगे, फिर हमारे पास PV इक्वल टू nRT एप्लीकेबल नहीं होगा, तो रियल गैस के लिए कोई और इक्वेशन बनेगी।
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है इसका। देयर आर, ऐसे लिखो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब सुनो, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अपन क्या क्या मान के चलते हैं, जीरो ना भाई गैसेस के बीच में। हालांकि मैंने आपको ये बताया था कि एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कंपैरेटिवली एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती बहुत, पर म्यूचुअल अट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो होता। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये पढ़ते हैं कि जब आइडियल गैस पढ़ेंगे, कौन सी आइडियल गैस के अंदर सारे पॉइंट्स वैलिड है, इवन रियल गैस में भी सारे पॉइंट्स वैलिड है एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 8 और हम वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाएंगे और क्या लगाएंगे कि एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम ले लें और टोटल पार्टिकल अगर n है तो उसकी वजह से कुछ वॉल्यूम ले लें, फिर हम लोग जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसमें से उनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो पता पड़ेगा कि कितना स्पेस खाली था। समझ में आई बात? या गैस का अगर वॉल्यूम की बात करें तो डायरेक्टली अगर एक का वॉल्यूम v है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे n पार्टिकल है तो उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वॉल्यूम आएगा गैस का। देखो आगे पॉइंट लिखो कि above point, above all the points are valid only for, above all the points are valid only for ideal gas, only for ideal gas, only for ideal gas, ideal gas, because point 8 and 9, because point 8 and 9 does not follow, point 8 and 9 does not follow, does not follow does not follow by real gas, does not follow by real gas, does not follow by real gas, real gas। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू 1/3, ठीक है, n mn u RMS, स्क्वायर में कर देना इसको, u RMS। ठीक है, PV इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर RMS। बेटा यहाँ P जो है, ठीक है, P अपने पास प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, ठीक है, V अपने पास वॉल्यूम है, m इज द मास ऑफ गैस, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं गैस के, और u RMS, देखो V आप लोग समझ जाओगे, m समझ जाओगे, n भी समझ जाओगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया था। n की अगर अपन बात करें तो n अपने पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और m इज द मास ऑफ द गैस। बट u RMS, ये शायद वर्ड आप लोगों ने सुन लिया हो, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड सुनी है आपने? अभी फिजिक्स में कहाँ चल रहा है आप लोग, कौन से चैप्टर पे? एनएलएम पे चल रहा है, बहुत पीछे हो मतलब अभी। कोई नहीं, इसको लिख लो, लिख लो इस इक्वेशन को, लिख लो RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये अपन तीनों क्या, अच्छा स्पीड लिख दिया तो भी स्पीड, कर लो करेक्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग मास 5 × 10⁻−22 ग्राम present in a container of a volume 10 liter and moving with a
RMS स्पीड ऑफ इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? अब प्रेशर निकालना है कि अपने को URMS स्पीड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है अपने को? 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम अपने को कितना दे रखा है? 10 लीटर। तो अपन इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब में इसलिए बदला क्योंकि ये मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब आगे अपन से क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर इसके मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी भी मेंशन है, कितनी मेंशन है? 10 टू द पावर 23, और इसका मास कितना देखा है? -22 ग्राम में दे रखा है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 10 टू द पावर -3 से। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 5 × 10 टू द पावर -25 किलोग्राम। चलो लगा दो इसमें PV इक्वल टू 1/3 mn u² RMS। चलिए वैल्यू बताइए, P निकालना है, वॉल्यूम कितना है? 10 × 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 1/3, मास 5 × 10 टू द पावर -25 × 10 टू द पावर 23 इंटू 500 × 500। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए कि ये अपने पास P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 हो जाएगा ये 1/3 × 5 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -25 प्लस 23, 2 और 2 4, प्लस का 4 हो गया। अच्छा, ये जो -2 है वो अपॉन में जाएगा? अरे बोलो, तो ये हो जाएगा 125, तो 125/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा? देखो 27 में से 25 गया, 10 टू द पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा, तो ये अपने पास 125/3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा पास्कल में। किसमें? पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपके पास प्रेशर का। कर लो इसको नोट। सुनो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल। ध्यान से समझना बेटा, काइनेटिक एनर्जी की अगर अपन चर्चा करें गैस सैंपल के, देखो बेटे आप एक फॉर्मूला तो ये जानते हो कि PV इक्वल टू अपने पास क्या होता है बेटा? 1/3 mn u² RMS। ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन थी, और PV इक्वल टू अपने पास 1/3 mn u² RMS। अब ध्यान से समझो, सिंस वी नो दैट कि PV इक्वल टू एक फॉर्मूला क्या होता है बेटे? अगर मैं यहाँ पे nRT रख दूं, क्या रख दूं बेटे? 1/3 mn u² RMS। बात क्लियर? अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोल्स ले लो 1, मोल्स कितने ले लो बेटे? मोल्स यानी n, इसका वैल्यू कितना ले लो? 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? पार्टिकल्स की क्वांटिटी सीधे सीधे एवोगैड्रो नंबर। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये बचेगा RT, और ये बचेगा 1/3 mNA। समझ में आया कैसे? क्योंकि अपन ने मोल्स कितने ले लिए? इनटू में u² RMS। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया? तो ध्यान से सुनो बेटा, ये अपने पास देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये वाला जो 2 है ऊपर 2/3, ठीक है, ये RT 2/3 RT m u² RMS और 1/2 m u² RMS मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये ½ mv², भाई v की जगह अपन क्या ले लिया? √v² स्पीड, तो ये क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या बन जाएगी? तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि RT इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप बोल सकते हो 3/2 RT/NA। बात समझ में? अच्छा, ये कितने मॉलिक्यूल्स के लिए है? 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर। अच्छा, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, कितने मॉलिक्यूल के लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए, तो ये अपने पास 3/2 RT/NA आ गया, 3/2 RT/NA। ठीक है, अगर पर मोल वर्ड यूज कर दे, देखो एक छोटा सा नोट लिख रहे हैं, अगर वो ये बोल दे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये पर मॉलिक्यूल के हिसाब से चल रहा है, ये पर अगर पर मोल बोल देगा तो अपन बोलेंगे 3/2 इंटू RT, 3/2 इंटू RT।
ये अपन बोलेंगे कब, जब काइनेटिक एनर्जी पर, और अगर वो ये वर्ड यूज कर देता काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो अपन उठा के ये वाला रख देते, तब क्या हो जाएगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू अपन सीधे सीधे 3/2 इंटू RT/Na। अच्छा, कई सारी बुक्स के अंदर तो पता क्या दिया हुआ है, देखो ये तो फॉर्मूले दोनों लिखे हुए हैं, कुछ कुछ बुक्स में क्या करते हैं, वो R कांस्टेंट है भाई, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रो नंबर है, तो इन दोनों के रेशियो की जगह वो ये लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 इंटू में इसको लिख देते कापा। क्या लिख देते हैं, पापा नहीं, क्या बेटे, इसको कापा बोलते, क्या बोलते बेटे, कापा। कापा से डिनोट कर देते, कैसे बेटे, कापा। कापा आप लोगों ने कभी कभी कपड़े खरीदोगे तो उस पर कापा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता, अरे चलो ठीक है, तुमने कुछ नहीं खरीदा, देखो 3/2 इंटू कापा इंटू टी, 3/2 इंटू कापा इंटू टी, ठीक है, चलो बात क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलते बेटे, कापा। क्या बोलते, तो याद रखना कि कभी इस फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, या फिर वो आरटी के भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, बट वर्ड याद रखना, काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली पूछ रहा है तो ये, पर मोल पूछ ले तो ये लगा देना, पर मॉलिक्यूल पूछ ले तो ये, और इन टर्म्स ऑफ कापा ये रहेगा। अगर ऑप्शन के अंदर मैं आपको कापा के टर्म में पूछूंगा तो ये वाला टिक करोगे, आरटी के टर्म में पूछूंगा तो ये वाला टिक करोगे, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिखूंगा तो फिर ये वाला टिक करोगे। तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पहले आप इसको नोट करो। दिस कापा इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ R/Na, ठीक है। तो R भी अपने पास फिक्स होता है, Na भी अपने पास फिक्स होता है, इसका वैल्यू होता है बेटा 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो ये बात भी आप इसी में मेंशन कर लेना कि दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आपसे वैल्यू पूछ लिया जाए तो 1.38, याद ना भी रहे तो R/Na तो याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन। 32 ग्राम क्या है बेटे, O2 है, ठीक है, और कह रहा है हमसे कि कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हमको निकालना है। अब सुनो, हमारे पास जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू N इंटू 3/2 RT, तो जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोल्स, गिवन मास 32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी 32 इंटू 3/2 R क्योंकि मैं जूल में निकाल रहा हूँ तो मैं 25/3 रखूंगा, अदरवाइज अगर मुझे कैलोरी में चाहिए होता तो मैं 2 रख देता। टेम्परेचर अपने पास 27 है, 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन, तो इसी सीधे सीधे 100 बार 32 से 32 कैंसल, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 3 75/0/2 कितना हो जाएगा अपने पास 3750 जूल। क्वेश्चन नंबर 29 देखो शीट का, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल एट 27 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी आई E, कितनी आई बेटे, E आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कॉन्सेप्ट लगाते N इंटू 3/2 RT, तो बेटा यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे कितना रखते हैं, E इक्वल टू N इंटू 3/2 R इंटू टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटे 1। आगे हमसे कह रहा है इसी में व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ E एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कितना कर दिया जाए बेटे 2 to 7 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अपन इसमें क्या मान ले रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी N इंटू 3/2 इंटू R इंटू टेम्परेचर 227 प्लस 273 500 केल्विन। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं 1 से तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन E इक्वल टू अपने पास बेटा N इंटू 3/2 इंटू R इंटू 500 अपॉन में बेटा कितना N इंटू 3/2 R इंटू बेटा कितना 300। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो और 3/2 ये R भी, ये सब कुछ कैंसिल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे बेटा आ जाएगी अपने पास 5/3 E। क्लियर है ये था क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब 29 का सॉल्यूशन।
अब क्वेश्चन नंबर 30 बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। आंसर क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर अपन बात करें बेटे, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, 30 वाला, पहले 30 वाला करना है, ठीक है। 30 वाले में कह रहा है 80 ग्राम ऑफ मीथेन। 80 ग्राम क्या है बेटे? मीथेन। ध्यान से समझना, 80 ग्राम हमारे पास मीथेन यानी CH4 दिया है, और आगे हमसे कह रहा है कि 2 to 7 डिग्री सेल्सियस पर इतने टेम्परेचर पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटे? x थी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या होता? n × 3/2 RT। अगर ये लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे? इक्वल टू n मुझे बताओ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 3/2 इंटू r अपने पास ऐसे रहने दो। टेम्परेचर हो गया 500, कितना हो गया? इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर एट व्हाट टेम्परेचर इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 3x। इसकी काइनेटिक एनर्जी किस टेम्परेचर पर 3x हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटे? 3x। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला तो सेम, काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे कितना बेटे? 3x इक्वल टू मोल्स तो वही रहेंगे 80/16 इंटू 3/2 r, ये भी चेंज नहीं होगा, बट टेम्परेचर अपने को ये निकालना है। मान लो T था, कितना था? अब इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें। 2 को 1 से, अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये रहेगा 3x/x इक्वल टू बेटा कितना? ये हो जाएगा 80/16 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इंटू RT अपॉन में कितना बेटे? 80/16 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 r इंटू 500। मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा? ये 3/2 से 3/2, इससे ये r से r, x से x कैंसिल हो गया, तो टेम्परेचर सीधे सीधे कितना हो गया बेटे? 1500 केल्विन। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम हीलियम। 20 ग्राम क्या है बेटे? हीलियम। 20 ग्राम क्या है बेटा? हीलियम है। आगे हमसे कह रहा है सैंपल इज सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम हीलियम है और 80 ग्राम ऑक्सीजन। 80 ग्राम क्या है बेटे? O2 है। अब कह रहा है कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2। यही इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? सेम, बट इसका टेम्परेचर मेंशन है, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर अभी पता, तो अगर मैं इसमें लगाता n यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 4 इंटू हमारे पास 3/2 इंटू में कितना बेटा? r। टेम्परेचर इसका पता नहीं है, इसका बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इंटू r। टेम्परेचर इसका 127 है, मतलब कितना? 400। ठीक है, अब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, ये 16 5 जा, ये 16 2 जा, ये 4 से 5 टाइम्स, तो 5t इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 5/2 इंटू 400। यही आ जाएगा 5 से 5 2 से ये 200, मतलब टेम्परेचर कितना आ गया? 200 केल्विन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी। इसको भी सॉल्व कर लो, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड ऑफ गैस। चलो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीड। चलिए बोले, पहली हेडिंग लिखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। द फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड इसमें लिखो, स्पीड possessed by maximum fraction of molecule is known as most probable speed. Speed possessed by मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये है कि गैस के अंदर अगर 1 करोड़ पार्टिकल है तो मोर देन 50% पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह की स्पीड को दिखा रहे होंगे। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे Vmp इज इक्वल टू √ऑफ बेटा हमारे पास RT/m। ठीक है, 3RT/m, 3RT/3 नहीं है, 2 है बेटा, 2RT/m। ये करेक्शन कर लेना, 2RT/m।
m अंडर रूट ऑफ 2RT/m, वेयर m जो है बेटा ये अपने पास मॉलिक्यूलर मास है, बाकी आप समझते ही होंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास है, T टेम्परेचर, R फिक्स है अपने पास, गैस कांस्टेंट, ठीक है, डिपेंड्स जूल में ले रहे, कैलोरी में ले रहे। दूसरी चीज, दूसरा लिखना, सेकंड, नंबर 2 इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, नंबर 2 इज एवरेज स्पीड। तो मतलब एवरेज अगर निकाल दो सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड का, तो अपने पास क्या बन जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड। हालांकि एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है अपने पास, जैसे एवरेज निकालना, ठीक है, V एवरेज, ठीक है। तो V एवरेज में आप ये करोगे, सारे स्पीड्स को ऐड कर दो, जैसे U1 प्लस U2 प्लस U3, जितनी भी स्पीड्स है एंड सो ऑन, डिवाइड कर दो उसको n, अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो पहले, तो देखो एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स स्पीड, एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स स्पीड, ऑल मॉलिक्यूल्स स्पीड, स्पीड is known as एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इसके दोनों, ये वाला फॉर्मूला नॉट रिक्वायर्ड, ये किसी काम का नहीं है, तो बेसिक चर्चा है, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एवरेज के टर्म में पूछ लो तो ये लगाएंगे अपन, अंडर रूट ऑफ 8RT/m, ठीक है। इसी तरीके से एक और तीसरा और आएगा, पहले इस फॉर्मूले को लिख लो। थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। अपने पास URMS या VRMS बोल दो, VRMS, ठीक है। तो आप सभी स्पीड्स का क्या करोगे, पहले स्क्वायर और उनको ऐड करने के बाद किससे डिवाइड कर दोगे, मतलब n से डिवाइड कर दो और क्या ले लो, अंडर रूट। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। पहले लिख लो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड, ऑफ ऑल molecules speed, not molecular, of all molecules speed is known as root mean square speed, is known as root mean square speed। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट में 3RT/M, कैपिटल M इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो ये तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये जो अपने पास तीन फॉर्मूले आए, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू दे दे, R दे दे, T दे दे, मॉलिक्यूलर मास दे दे, मतलब गैस का नाम बता दे, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, R अपने पास फिक्स है, केवल टेम्परेचर मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा CO2 27 डिग्री सेल्सियस पे, आप तुरंत टेम्परेचर को केल्विन में करोगे, सभी स्पीड्स को निकाल लोगे। अब क्वेश्चन अगर मैं उल्टे तरीके से पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ इन तीनों स्पीड में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, मतलब सबसे ज्यादा तेज कौन है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज या फिर रूट मीन। रीजन दो, रीजन नहीं, तीनों चीजें लिखी हुई हैं, देखो 2RT/m, 8RT/m और थर्ड इज 3RT/m। अब फॉर्मूले की बेसिस पे बताओ सबसे तेज कौन है, अरे सोचो, क्या अपन ने ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए? चलो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, मुझे एक बात बताओ, अपने पास जो तीन फॉर्मूले आए, ठीक है, तीनों फॉर्मूले में सबसे पहले तो पहला फॉर्मूला कितना है अपने पास, अंडर रूट 2RT/m, दूसरा 8RT/m, पहला अपने पास आया 2RT/m अंडर रूट में, वो भी किसमें बेटे, और ये अपने पास कितना आया बेटा, 8RT/m, यही आया, और तीसरा आया 3RT/m, 3RT/m। मुझे एक बात बताना सब लोग ध्यान से, RT/m इज द कॉमन टर्म, RT/m और RT/m, यहाँ आएगा अंडर रूट 2, यहाँ क्या है बेटा, स्पेशल अलग चीज क्या है, इसमें अंडर रूट 2 है, इसमें अंडर रूट 8 और अंडर रूट ये,
यही है तीनों स्पीड। तो जिसमें इन तीनों में जिसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो स्पीड सबसे, तो बेटा √2 √3 में तो √3 जीत गया। अब बात करते हैं 8/π की, क्या अपने पास 3.14 होता? चलो मोटा मोटा 3.14 को मैं 3 मान लूँ, कितना मान लूँ? तो अपने पास ये 8 है, 8/3 अच्छा 8/3 क्या 2 से ऊपर आएगा? अरे बोलो, और 3 से नीचे आएगा। यानी सबसे तेज कौन सी स्पीड हो गई? ये वाली। सबसे तेज ये वाली हो गई, फिर ये, फिर तो सबसे तेज कौन सी स्पीड है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे तेज। उसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। क्या ये लॉजिक समझ में आया कैसे लिखा? चलिए तो इसको नोट के फॉर्म में लिख दो, ये बात इसको नोट के फॉर्म में लिखो। पहला नोट ये लिख देना, दूसरा चाहो तो इसका रेशियो भी यही लिख सकते हैं, RT/m इज कॉमन। तो रेशियो क्या आएगा? √2 रेशियो √8/π रेशियो √3, ये रेशियो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रेशियो किस किस का है? ये वाला जो रेशियो है, रुक जाओ मैं ऐसे लिख दूँ नहीं तो तुम्हें समझ नहीं पाओगे। इसका मोस्ट प्रोबेबल रेशियो, एवरेज रेशियो, VRMS, इन तीनों का अपने पास जो आएगा वो कितना आएगा? √2 रेशियो √8/π रेशियो √3। चलिए इसको नोट और कर दीजिए, इसको नोट और कर लो, फिर अपन आते हैं क्वेश्चंस पे।